हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको विदित है कि हम पिछले कुछ दिनों से आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती जो फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा है उसके फर्स्ट पेपर के अंतर्गत जो अपना सब्जेक्ट है एजुकेशनल मैनेजमेंट यानी शैक्षिक प्रबंधन, इसके शॉर्ट नोट्स के माध्यम से अपन अध्ययन कर रहे थे और लगभग अपनी क्लासें कंप्लीट भी हो गई है। अब बहुत कम टॉपिक बचे हैं। हमने जो पिछली कक्षा है उसके अंदर सर्व शिक्षा अभियान के बारे में पढ़ा था और आज अपन समग्र शिक्षा अभियान के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद में अपना आरटी एक्ट है वो बचेगा, या इसकी समग्र शिक्षा अभियान है इसकी योजनाएं या आईसीटी के बारे में पढ़ना है अपने को। तो बहुत ही कम क्लासें, लगभग ये मान के चलो आपकी 3-4 क्लासें बची है और जो पीछे क्लासें हैं मुझे ऐसा लगता है कि आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर रियल में आपको भी वो क्लासें हेल्पफुल लगती है तो कमेंट करके आप अपने फीडबैक दे सकते हो और लाइक भी कर सकते हो, ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और अच्छा करने का प्रयास करूं। या जो अपने फर्स्ट ग्रेड के अंदर और भी सब्जेक्ट है, साइंस है या जैसे हिस्ट्री है या जो भी सब्जेक्ट्स है, उन सबको भी मैं ऐसे ही शॉर्ट नोट्स के माध्यम से कवर करने की कोशिश करूँगा, ताकि उससे आपका समय की भी बचत हो और तैयारी भी अच्छे से हो जाए। और अगर हाँ, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको हेल्पफुल लगे तो ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी अपने फर्स्ट ग्रेड से संबंधित जो भी मेरे से आपकी हेल्प हो पाएगी तो मैं कंटिन्यू करता रहूँगा और आपको भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो हम बिना देरी के हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं समग्र शिक्षा अभियान यानी समसा। समग्र शिक्षा अभियान यानी समसा। मैं आपको पहले ही बता दूं कि समसा है ये है क्या। तो एक तो अपने चलती थी सर्व शिक्षा अभियान और एक चलती थी, ये तो थी एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए सर्व शिक्षा अभियान, और एक चलती थी अपने रमसा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान, और ये किसके लिए थी? सेकेंडरी एजुकेशन के लिए थी ये। इन दोनों को मिला दिया तो क्या बन गई? समसा बन गई इन दोनों को मिलाने से, और ये 2018 के अंदर होता है। तो इसके बारे में अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे, तो साथ साथ में आपको बताता रहूँगा। सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो समसा है इसकी टैगलाइन क्या है या इसका क्या लोगो है। तो इसकी टैगलाइन ये है कि सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। अगर हमें ये पूछ ले कि समसा है वो किसके अंतर्गत है, तो सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। अच्छा, इसकी घोषणा कब होती है? तो इसकी घोषणा होती है 3 अप्रैल 2018 को। और घोषणा क्यों की जाती है कि पहले जो प्रारंभिक शिक्षा थी उसका मैनेजमेंट अलग से चलता था और जो माध्यमिक शिक्षा थी उसका मैनेजमेंट अलग से चलता था, उसकी योजनाएं अलग से चलती थी। तो इससे आर्थिक भार ज़्यादा होता था और दूसरी बात कि कोई योजना है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए ढंग से नहीं हो पाती थी। अब दोनों को मर्ज कर दिया है तो कोई भी योजना है वो एकदम ग्राउंड स्तर पे भी अच्छे से लागू हो सके, इसके लिए इसकी घोषणा की गई थी। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आरपीएससी द्वारा कि इसकी घोषणा कब की गई थी, तो 3 अप्रैल 2018 को। और ये प्रारंभ कब होती है? तो 17 अपना 2018-19 था उसमें ये प्रारंभ हुई। और इसकी अवधि क्या थी? तो 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020। अब बोलोगे सर कि अगर 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक थी तो अब क्यों पढ़ रहे हैं? हम पढ़ेंगे इसको क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। और अभी जो चल रहा है वो समसा का 2.0 वर्जन है वो चल रहा है, तो उसके बारे में अपन देखेंगे। इसके अंदर क्या है कि राजस्थान में नोडल एजेंसी कौन है इसकी? तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद यानी RCSE है, ये इसकी नोडल एजेंसी है। राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन, इसका गठन कब होता है? तो 24 मई 2018 को इसका गठन होता है इस परिषद का। और इसके अंदर है क्या ये समसा जो अपन देख रहे हैं, ये है क्या? तो एकीकृत है किसका मॉडल? तो एक तो अपनी SSA चलती थी यानी सर्व शिक्षा अभियान। कौन चला रहा था इसे? तो राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। और एक चलता था अपना रमसा, इसे कौन चला रहा था? तो राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और एक क्या चलती थी? टीचर एजुकेशन। इन सबको एकीकृत करके क्या बना दिया गया? समसा। और इसे कौन चला रहा है? तो राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन इसे चला रहा है। अब अगर बात करें वित्तीय अनुपात की, तो इसमें 60-40 है वित्तीय अनुपात, 60:40। 60% तो किसका है? सेंटर का, और 40% किसका है? स्टेट का। लेकिन ध्यान रखना कि जो उत्तरी पूर्वी राज्य है या पहाड़ी राज्य है, हिमालय राज्य है, इनके अंदर ये अनुपात है वो 90-10 हो जाता है। तो ये भी आप सबको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अपन देखें कि जैसे पिछली क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी योजना पढ़े या कोई भी कार्यक्रम पढ़े तो उसके उद्देश्य के बारे में जरूर देखते हैं और उद्देश्य से क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो समसा के भी उद्देश्य देखते हैं अपन। तो इसका उद्देश्य है कि एक तो न्यूनतम मानक निश्चित करना,
सामाजिक एवं लैंगिक समानता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सर्व शिक्षा अभियान के अंदर भी तो था ना कि सामाजिक एवं लैंगिक समानता। दूसरा कि आरटी एक्ट 2009 है, इसको सही ढंग से लागू करना, क्योंकि सब जगह अपने पास संसाधन नहीं है तो इसलिए आरटी एक्ट है वो ढंग से लागू नहीं हो पाया। अब आप बोलोगे सर कैसे नहीं लागू हो पाया, तो जैसे आरटी एक्ट है वो निःशुल्क शिक्षा की बात करता है, लेकिन अभी भी अपन जैसे बुक्स फ्री दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट वाउचर के माध्यम से दे रहे हैं, ड्रेसें भी फ्री कर दी है, लेकिन फिर भी अभी तक पेन कॉपी नहीं दे रहे हैं ना, अपन नोटबुक नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब फ्री नहीं है, सब जगह नहीं दे रहे हैं। आप बोलोगे कुछ जगह दे रहे हैं, हाँ कुछ जगह दे रहे हैं लेकिन सब जगह नहीं दे रहे, तो उसको भी ढंग से लागू करना। व्यावसायिक शिक्षा में प्रशिक्षण देना, शिक्षा संस्थाओं को उन्नत करना, जैसे RSCRT है या SCRT होती है, इनको उन्नत करना, समानता और समग्रता निश्चित करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं अधिगम परिणामों को बढ़ाना। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अंदर जैसे एक सीखने का प्रतिफल कार्यक्रम चल रहा है, तो ये भी इसकी उपज है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। और कौन सा कार्यक्रम, तो सीखने के प्रतिफल। इसके बाद में अपन देखें कि इसकी कार्य योजना क्या है। अगर इसकी कार्य योजना की बात करें तो एक तो है डिजिटल शिक्षा, और डिजिटल शिक्षा के अंतर्गत क्या है कि प्रत्येक विद्यालय में 5 वर्ष में डिजिटल बोर्ड लगाना, प्रत्येक विद्यालय के अंदर। कौन सा, जो अभी ये चल रहा है तो ये कक्षा 1 से 12 के लिए है, समझा किसके लिए, कक्षा 1 से 12 के लिए, क्योंकि 1 से जो एलिमेंट्री एजुकेशन यानी 1 से 8 के लिए पहले ऐसे चलता था सर्व शिक्षा अभियान, और 9 से 12 के लिए रमसा चलता था, और उन सबको दोनों को मिला दिया तो ये किसके लिए हो गया, 1 से 12 के लिए। और इसके अंदर क्या है कि दीक्षा एक जो ऐप है या पोर्टल है, इसके माध्यम से निष्ठा ट्रेनिंग दी जाती है और शिक्षकों में कौशल विकसित किया जाता है, तो एक ये डिजिटल शिक्षा के अंतर्गत आ गया। उसके बाद में जैसे समावेशी शिक्षा की बात करें अपन, तो पहले ये कार्यक्रम है समावेशी शिक्षा वाला, CWSN नाम से चलता था, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, और इसका टैगलाइन क्या है, तो सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा। और जो इसके अंतर्गत जो बच्चे आते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो दिव्यांग है, विकलांग है या CWSN बच्चे बोलते हैं। उसके अलावा इसमें स्वच्छ स्कूल पुरस्कार योजना है कि जिस विद्यालय के अंदर सफाई अच्छे से होती है तो उसको एक पुरस्कार दिया जाता है, स्वच्छ स्कूल पुरस्कार योजना, ताकि इस पुरस्कार दे तो इससे और ज़्यादा मोटिवेट होके वो और ज़्यादा सफाई रखे स्कूलों में। और ये कार्यक्रम कब प्रारंभ होता है, 2017-18 के अंदर। उसके बाद में अपन बात करें बालिका शिक्षा की, तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अपने अभियान चल रहा था, इसके अंतर्गत चलता है। और कौन किस किस जगह चलता है, तो एक तो KGBV यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, और एक शारदा बालिका छात्रावास या शारदा बालिका विद्यालय थी इनके अंदर, और इनको अभी मर्ज करके क्या बना दिया गया है, तो एकीकृत KGBV। उसके अलावा कौशल विकास से संबंधित कार्यक्रम चलते हैं, जैसे रोजगार परक शिक्षा देनी है, व्यावसायिक शिक्षा, और ये किसके लिए, कक्षा 6 से 12 के लिए। पहले 9 से 12 के लिए होता था, लेकिन अभी इसमें और ज़्यादा इसको अपडेट करके 6 से 12 के लिए कर दिया। तो याद रखना कौशल विकास के लिए क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कौशल विकास कौन सी कक्षा के लिए है, तो कक्षा 6 से 12 के लिए। उसके अलावा खेलो इंडिया के तहत 1 घंटा प्रतिदिन बच्चों को गेम खिलवाना है, और इसके तहत ही जो पिछली अपनी गहलोत सरकार थी उन्होंने भी ग्रामीण ओलंपियाड की शुरुआत की थी, तो ये सब किसके अंतर्गत था, खेलो इंडिया। उसके बाद में अपन कार्य योजना के अंतर्गत और देखते हैं, तो एक टीचर एजुकेशन है यानी शिक्षक शिक्षा, तो शिक्षक शिक्षा कैसे हो गई, तो प्रशिक्षण देना, वो भी कैसा, गुणवत्तापूर्ण। और क्या हो गया इसके अंदर प्रशिक्षण के अंदर क्या चल रहा है, तो ITEP जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोजेक्ट, और ये कब से प्रारंभ हो जाता है, तो 12th से। जैसे अभी अपने इंटीग्रेटेड BEd चल रही है ना, तो ये सब हो गया प्रशिक्षण के अंतर्गत। उसके अलावा क्षेत्रीय संतुलन करना, जैसे 145 आकांक्षी जिले हैं पूरे भारत में और अपने राजस्थान में 5 है, तो इनके अंदर भी इसकी कार्य योजना चल रही है। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट या पहाड़ी राज्य है या बॉर्डर्स पर राज्य है, उनके लिए एक क्षेत्रीय संतुलन वाला कार्यक्रम चलता है। उसके अलावा पुस्तकालय का भी चलता है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी खोलने का भी इसका लक्ष्य है, और पंचायत स्तर पर इसका बजट भी आवंटन किया जाता है। उसके अलावा इसका प्रबंधन और प्रशासन की अगर बात करें, कार्य योजना के बारे में अपन ने बात कर लिया, प्रबंधन और प्रशासन देखें तो राज्य स्तर पर देखते हैं इसका, क्योंकि ये वैसे तो राष्ट्रीय स्तर की है लेकिन अपने को राज्य स्तर पर देखना है, अपन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो एक तो होती है शासी परिषद जिसे गवर्निंग काउंसिल भी बोलते हैं, इसका अध्यक्ष होता है वो तो होता है चीफ मिनिस्टर यानी CM मुख्यमंत्री, और उपाध्यक्ष यानी एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, और इसके जो सदस्य है वो कितने होते हैं, 22। उसके अलावा इसका कार्य क्या होता है, तो शासी परिषद का कार्य हमेशा ही क्या रहा है, चाहे कोई भी संस्था पढ़ रहे हो, नीतियों का निर्माण करना, और कार्य परिषद है यानी एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसका कार्य होता है नीतियों को लागू करना। इसके अंदर एक सभापति होता है, जो शिक्षा सचिव होता है उसे सभापति बना दिया जाता है। सचिव है वो होते हैं IAS रैंक के, जिसे आयुक्त भी बोलते हैं या SPD भी बोला जाता है। और इसके अंदर सदस्य कितने होते हो,
26 सदस्य होते हैं किसके अंदर, कार्यकारी समिति के अंदर। और अगर शासी परिषद में पूछ ले तो कितने होते हैं, 22। उसके बाद में जैसे अपन आगे चले तो इसके अंदर देखते हैं कि राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन है, ये राज्य स्तर पे इसकी संस्था है। इसका कौन अध्यक्ष होता है, तो आयुक्त या आईएएस होता है। एसपीडी यानी स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता है इसका। उसके बाद में राज्य स्तर के बाद में कौन होता है, जिला स्तर पे। ध्यान रखना इसमें संभाग स्तर नहीं है, अगर इसमें अपने को खंड स्तर के बारे में अगर ये कार्य योजना पूछ ले तो ध्यान रखना संभाग स्तर नहीं आएगा इसमें, आप कंफ्यूजन में संभाग स्तर कर दोगे। तो एक जिला स्तर पे होता है। और डीपीसी यानी जिला परियोजना समन्वयक, और वो कौन होता है, तो सीडीईओ। उसके बाद में आता है खंड स्तर। खंड स्तर पे होता है बीआरसीएफ यानी ब्लॉक रिसोर्स सेंटर फैसिलिटेटर यानी खंड संदर्भ केंद्र सहयोगी, और वो कौन होता है, तो सीबीओ। और खंड स्तर पे बनाया क्या जाता है, तो बीआरसी यानी खंड संदर्भ केंद्र बनाया जाता है। उसके अलावा पंचायत स्तर पर क्लस्टर सीआरसी बनाया जाता है, जिसका पूरा नाम क्या है, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर यानी स्कूल संदर्भ केंद्र। और इसके अंदर कौन होता है अधिकारी, तो पीओ यानी प्रधानाचार्य, और जिसे क्या बोलते हैं, सीआरसीएफ। और शहरी क्षेत्र में पीओ को क्या बोलते हैं, पीडब्ल्यूओ को यूसीडब्ल्यूओ। तो ये इसका जो ढांचा है या संस्थागत रूप है ये है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि संस्था द्वारा बहुत से प्रोग्राम है वो संचालित किए जा रहे हैं, क्योंकि पहले जो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत थे या चाहे रमसा के अंतर्गत थे, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत थे, वो सारे के सारे किस में आ गए, अब समस्या के अंदर आ गए। तो उन सबको हम एकीकृत रूप में पढ़ेंगे। तो एक तो है एकीकृत शाला दर्पण, ये इसकी शुरुआत भी होती है 2018 से। शाला दर्शन था पहले एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, और शाला दर्पण था सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, और इन दोनों को मर्ज करके समस्या के अंदर क्या कर दिया, तो एकीकृत शाला दर्पण। और ये है क्या, तो स्कूलों का एक पोर्टल है जिसके अंदर आप स्कूलों के बारे में पूरी डिटेल दे सकते हो कि पूरे राजस्थान में कितनी सीटें खाली है, कितने टीचर काम कर रहे हैं, या किस स्कूल में कितना स्टाफ है, ये सब कुछ इसके अंतर्गत आप देख सकते हो। उसके अलावा दूसरी योजना है कि उत्कृष्ट विद्यालय योजना, ये शुरुआत होती है 2015 में। और इसका क्या लक्ष्य था, तो कि प्रत्येक पंचायत स्तर पर एक विद्यालय ऐसा उत्कृष्ट विद्यालय होगा, और ये विद्यालय कौन सा होगा, तो कक्षा 1 से 8 का विद्यालय है उसे उत्कृष्ट विद्यालय घोषित किया जाएगा, और उसके अंतर्गत जो भी संस्थागत है सुधार किए जाएंगे इसके अंतर्गत। उसके बाद में आता है आदर्श विद्यालय योजना, और ये भी 2015 के अंदर शुरुआत होती है इसकी, और ये कक्षा 1 से 12 के लिए था, और ये प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पे था। और इसमें भी क्या था कि सारे भौतिक और मानवीय संसाधन है वो उपलब्ध करवाना, ताकि उसे आदर्श विद्यालय घोषित किया जा सके। उसके बाद में एकीकृत केजीबीवी है, यानी एकीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, और ये मैंने आपको पीछे भी बताया कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और शारदे बालिका छात्रावास है, इन दोनों को मर्ज करके क्या बना दिया, एकीकृत केजीबी। उसके अलावा है स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल, ये प्रत्येक खंड स्तर पे थे, प्रत्येक खंड स्तर पे तो नहीं थे लेकिन थे ये खंड स्तर पे, क्योंकि सब जगह ये नहीं हुई थी इनकी शुरुआत। तो इनके बारे में अपन आगे देखेंगे, जैसे अपन विभिन्न प्रकार के स्कूलों के बारे में नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे, तो इसके बारे में डिटेल से देखने वाले हैं। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं, तो 6 नंबर पे देखते हैं महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। तो गहलोत सरकार ने खूब खोले थे, और उस टाइम जिले अपने 33 थे, तो प्रत्येक जिला स्तर पे शुरुआत की थी सबसे पहले तो महात्मा गांधी स्कूल की। उसके बाद में प्रत्येक खंड स्तर पे शुरुआत कर दी, और कौन सी जगह जिनमें मॉडल स्कूल नहीं है, जहां विवेकानंद मॉडल स्कूल थे वहां इसकी शुरुआत नहीं हुई थी। उसके अलावा जितने भी खंड बचे वहां इसकी शुरुआत होती है, और फिर उसके अंदर और विस्तार किया गया, और 5000 जनसंख्या से ज़्यादा जहाँ की भी जनसंख्या थी वहाँ एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिया। तो ये थे महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। उसके बाद में अपन बात करते हैं समावेशी शिक्षा योजना के बारे में। तो इस पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया इसके अंतर्गत कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जो बनाया था 2016 के अंतर्गत, इसके अनुसार कुल 21 प्रकार की जो डिसेबिलिटी है वो होती है। तो हमें अगर पूछ ले कितने टाइप की बताई गई है, तो 21 प्रकार की। और ये किसके लिए है, तो CWSN यानी चाइल्ड विथ स्पेशल नीड। और चाइल्ड विथ स्पेशल नीड नाम से जो कार्यक्रम चलता था, योजना चलती थी, उसी का नाम है समावेशी शिक्षा योजना, क्योंकि समस्या के अंतर्गत इसका नाम चेंज कर दिया गया। इसके अंतर्गत क्या क्या फायदे दिया जाता है, तो एक तो रीडर बता दिया जाता है 250 रुपये प्रति माह, और मैक्सिमम 10 महीनों के लिए मिलेंगे। तो 10 महीनों के लिए अगर 250 रुपये से मिलेगा तो 2500 रुपये सालाना। उसके अलावा स्टाइपेंड बता दिया जाता है 200 रुपये प्रति माह। परिवहन बता दिया जाता है 400 रुपये प्रति माह। उसके अलावा एस्कॉर्ट भत्ता जो 400 रुपये कर दिया है, पहले 250 रुपये था, ये पहले 250 रुपये था, अब कितने कर दिए, 400 रुपये कर दिया है। उसके अलावा खंड स्तर पर एक संदर्भ के कक्ष बनाया जाएगा या बनाया गया भी है, लगभग सब जगह बन भी गए। तो वो भी क्या करते हैं, इनकी CWSN बच्चे हैं उनके लिए नई नई योजनाएं बनाते हैं या इनकी सहायता करते हैं।
उसके बाद बात करते हैं अपन ABL कक्ष की, यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। ये पहले लहर नाम से संचालित था कक्षा 1 से 2 के लिए। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया भी था कि एक ऐसा रूम बनाना जिसकी 3 दीवारों पे, जैसे एक पे इंग्लिश है, एक पे हिंदी है, एक पे मैथ से संबंधित डायग्राम बनाना, चित्र बनाना, और एक दीवार पे बोर्ड होगा, और एक ABL किट होगी, लगभग 6,000 रुपये की किट आती है। तो ये भी स्कूलों में प्रेषित करना ताकि बच्चों का अधिगम और ज़्यादा रुचिपूर्ण हो सके। उसके अलावा सामुदायिक गतिशीलता पे भी इसमें जोर दिया गया है। तो इसके लिए SMC और SDMC का प्रशिक्षण दिया जाता है, या SMC SDMC है, इनको भी विद्यालय से जोड़ने का कार्य किया गया है, या समुदाय से जोड़ने का कार्य किया गया है। उसके अलावा समुदाय जागृति दिवस मनाया जाता है, और इसमें क्या होता है, जैसे बाल विवाह है, बाल श्रम है, स्वच्छता है, MDM है, इन सब के बारे में जानकारी दी जाती है। उसके अलावा बाल सभा का भी आयोजन किया जाता है। उसके अलावा इसमें के अंदर ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की शुरुआत होती है 2017-18 के, और ये भी RT एक्ट का ही परिणाम है। और किसके अंतर्गत है, तो ये समसा के अंतर संचालित है। तो राजस्थान RT रूल्स 2011 है, उसके नियम 7 खंड 4 में उल्लेख किया गया है कि अगर प्रत्येक कक्षा 1 से 5 के बच्चे हैं, उनके लिए प्रत्येक अगर 1 किलोमीटर, जैसे यहाँ कोई सेंटर है, यहाँ से इस साइड भी, इस साइड भी, इस साइड भी, इस साइड भी 1 किलोमीटर में अगर स्कूल नहीं है, तो वहाँ से बच्चे अगर दूसरी जगह पढ़ने जाते हैं तो उनको 10 रुपये पर डे के हिसाब से, और ये उसी दिन के लिए मिलेंगे जिस दिन वो स्कूल जाते हैं। जिस दिन एब्सेंट है उस दिन के पैसे नहीं मिलते, तो 10 रुपये पर डे के हिसाब से मिलते हैं, और अधिकतम 3,000 रुपये मिल सकते हैं सालाना। उसके अलावा जो कक्षा 6 से 8 है, उनके लिए अगर 2 किलोमीटर के अंतर्गत स्कूल नहीं है तो उनको 15 रुपये दिए जाते हैं, और ये भी अधिकतम 3,000 रुपये ही है। उसके अलावा कक्षा 9 से 12 के लिए ध्यान रहे, कक्षा 1 से 8 के लिए तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों है, लेकिन कक्षा 9 से 12 के लिए सिर्फ और सिर्फ ये गर्ल्स को मिलता है। और कितने मिलते हैं, तो 20 रुपये मिलते हैं। और कब मिलते हैं, कि अगर उनसे 5 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई स्कूल नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, तो उनको मिलते हैं 20 रुपये पर डे के हिसाब से, या 540 रुपये प्रति माह के हिसाब से मिलते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स को मिलते हैं, बॉयज़ को नहीं मिलते हैं। उसके बाद में जैसे अपन आगे चलते हैं तो 11 नंबर योजना देखते हैं, व्यावसायिक शिक्षा। ये कक्षा 6 से 12 के लिए, मैंने पीछे भी आपको बताया कि पहले ये 9 से 12 के लिए थी, लेकिन वर्तमान में कक्षा 6 से 12 तक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब अगर बात करें अपन की व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत कैसे होती है, तो 1854 के अंदर वुड डिस्पेच आता है, तो उसने व्यावसायिक संस्थाओं की स्थापना की के बारे में चर्चा की थी, या स्थापना की गई। उसके बाद में 1937 में बुनियादी शिक्षा, गांधी जी का मुख्य ध्येय था बुनियादी शिक्षा का। तो बुनियादी शिक्षा यानी, और बुनियादी शिक्षा में भी किसकी दी जाती थी, तो हस्तशिल्प यानी रोजगार परक शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद में 1964-66 में देश के आज़ाद होने के बाद में कोठारी आयोग का गठन हुआ था, और उसने कोठारी आयोग ने भी कार्य अनुभव कार्यक्रम प्रारंभ करने की सिफारिश की थी। उसके बाद में 1976-77 में व्यवसायिक शिक्षा कार्यक्रम, और ये कितने साल के लिए, 2 वर्ष के लिए इसकी शुरुआत होती है। 2012 के अंदर देश में सबसे पहले हरियाणा में प्रारंभ की जाती है व्यवसायिक शिक्षा, और कक्षा 9 से 12 के लिए। और राजस्थान में कब प्रारंभ की जाती है, तो 2014-15 में, और शुरुआत इसकी 9 से 12 में होती है, 9 से 12 के लिए। और उस टाइम ये रमसा के अंतर्गत संचालित था, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत। लेकिन वर्तमान में किस कक्षा के लिए, कक्षा 6 से 12 के लिए। तो ये अपडेट है, ध्यान में रखना। उसके अलावा आपनी लाडो योजना चल रही है, और ये किसके अंतर्गत है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कार्यक्रम था उसके अंतर्गत चलाई गई योजना है आपनी लाडो। उसके अलावा बाल समारोह आयोजित किया जाता है, उसके बारे में अपने पिछले क्लास में अध्ययन किया था कि 11 नवंबर को बाल समारोह का आयोजन किया जाता है, और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताएं की जाती है। अभिभावकों को आमंत्रित किया जाता है, उनके सामने बच्चों की प्रतियोगिता है, उनका प्रदर्शन किया जाता है, ताकि बच्चे और ज़्यादा मोटिवेट हो सके। उसके बाद में अपनी 14 नंबर योजना है, उसके बारे में देखते हैं अपन कि ये है राष्ट्रीय आविष्कार अभियान। इसका प्रारंभ कब होता है, तो 9 जुलाई 2015 को। और कौन करता है, तो APJ अब्दुल कलाम सर है, वो इसका प्रारंभ करते हैं। किसके लिए है ये, एज ग्रुप क्या है, तो 6 से 18 वर्ष के बच्चे, उनके लिए राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, ताकि वो विज्ञान से जुड़ सके, साइंस से जुड़ सके। और अगर किसी में जैसे एबिलिटी है तो वो साइंटिस्ट बन सके, या साइंस में और ज़्यादा प्रगति कर सके। तो इसके लिए APJ अब्दुल कलाम सर ने 2015 में शुरुआत की थी, 9 जुलाई 2015 में। 2016-17 का जो सत्र था, इसके अंतर्गत SSA द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। उसके अलावा विद्यालय आधारित ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य था। उसके अलावा अपन 15 नंबर देखते हैं कि कंपोजिट स्कूल ग्रांट। कंपोजिट स्कूल ग्रांट जिसे शॉर्ट में बोलते हैं CSG, ग्रांट यानी पैसे ही है, यहाँ अनुदान। और किस चीज़ का अनुदान आता है, जैसे स्कूलें हैं उसके अंतर्गत समसा द्वारा अनुदान आता है, ग्रांट आती है। और किस चीज़ के लिए आता है, तो स्पोर्ट ग्रांट आता है। इसमें जैसे स्पोर्ट्स किट है वो लेके आ सकते हैं, बच्चों के लिए खेलने के कोई भी सामान है वो ला सकते हैं, और उसके पैसे है वो समसा के द्वारा भेज दिए जाते हैं स्कूलों में।
उसके अलावा पुस्तकालय ग्रांट के भी पैसे आते हैं, CRC ग्रांट के भी, जैसे क्लस्टर रिसोर्स सेंटर है उसके ग्रांट के भी पैसे आते हैं, और वार्षिकोत्सव के भी प्रत्येक स्कूल में 10,000 रुपये आते हैं वार्षिकोत्सव के। तो ये सब ग्रांट के लिए जो स्कीम है वो क्या है, कंपोजिट स्कूल ग्रांट है। उसके अलावा जैसे छात्रावास यानी आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, और वो कौन कौन से है, तो अपन ने पढ़ा कि KGB यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, और ये है कितने, तो संख्या में है 319 इनकी, पहले 200 थे, बाद में और ऐड करके इनको 319 कर दिया गया था। और ये किस कक्षा के लिए थे, तो पहले यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नाम से थे तब तो कक्षा 6 से 8 के लिए थे, और ऐसे जो सहारदे बालिका छात्रावास थे वो भी कक्षा 6 से 8 के लिए थे, लेकिन वर्तमान में इनको मर्ज कर दिया, तो उनके बारे में अपन आगे दिन करेंगे और डिटेल से बताऊंगा मैं इनके बारे में। उसके अलावा मेवात बालिका आवासीय छात्रावास चल रहे हैं, वो भी कक्षा 6 से 8 के लिए, और मैंने बताया था कि अलवर में है, इनकी संख्या 10 है, ये सिर्फ और सिर्फ अलवर में संचालित है मेवात के। उसके अलावा रेगिस्तानी छात्रावास है, मैंने बताया था 2 बीकानेर में, एक जैसलमेर में। बीकानेर में बज्जू और देवीकोट, और जैसलमेर वाला कहाँ है, चांदन में। उसके अलावा माइग्रेटरी यानी सीजनल छात्रावास थे, वो गुमंतु परिवार है, जो रायका है, रेबारी है, इनके जो परिवार है वो अगर बाहर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो बच्चों को साथ में लेके जाए, 3 महीने 6 महीने वहीं स्कूल में यहाँ छात्रावास में छोड़ दिया ताकि उनकी पढ़ाई है वो बाधित ना हो सके। उसके बाद में अपन जो 17 नंबर योजना है उसके बारे में देखते हैं कि नो बैग डे की शुरुआत होती है। इसकी घोषणा तो की जाती है 2020 में कि प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे मनाया जाएगा, यानी इस दिन बच्चे हैं वो बैग लेके नहीं आएंगे और एक्टिविटी करवाई जाएगी उनसे। लेकिन उस टाइम कोरोना आ गया था तो ये प्रारंभ बाद में होती है, लेकिन घोषणा इसकी 2020 में हो जाती है। और वर्तमान में जो अपनी नई सरकार है इसने चेंज कर दिया है, यानी पहले तो प्रत्येक शनिवार था, लेकिन वर्तमान में इसको जो 2nd और 4th शनिवार है इसके अंदर इसको कर दिया गया है कि भाई 2nd सैटरडे और 4th सैटरडे इसको इस योजना का आयोजन किया जाएगा। उसके अलावा नवाचारी शिक्षा है, पहले ये बालिका शिक्षा नाम से संचालित था, अभी वर्तमान में क्या है, नवाचारी शिक्षा नाम से संचालित है। इसकी शुरुआत होती है, इसके अंतर्गत क्या है कि एक मीना मंच है, ये कक्षा 1 से 8 के लिए, गार्गी मंच है ये कक्षा 9 से 12 के लिए। पूछ सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मीना मंच किस कक्षा के लिए है, तो कक्षा 1 से 8 के लिए। गार्गी मंच किसके लिए है, तो कक्षा 9 से 12 के लिए। इसके अंतर्गत एक जागृति मंच भी आयोजित किया जाता है, आत्मरक्षा के बारे में बताया जाता है। जो जागृति मंच है इसके अंदर ही बताया जाता है, आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाते हैं बच्चों को। उसके अलावा एक सगुन नाम से भी एक जैसे पोर्टल बनाया हुआ है, ये क्या है कि सरकार की सभी योजनाओं की मॉनिटरिंग करने तो एक पोर्टल है, और किस नाम से, सगुन नाम से। तो पूछ सकते हैं कि सगुन क्या है, तो ये राजस्थान सरकार का एक पोर्टल है जो सरकार की सभी योजनाओं को, शिक्षा संबंधित योजनाएं हैं उनकी मॉनिटरिंग करता है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। इसका प्रारंभ कब होता है, तो 18 जनवरी 2017 को इसका प्रारंभ होता है। ये ऑनलाइन निगरानी रखता है, उसके अलावा नवाचारों का डिजिटल भंडार भी करता है और ऑफलाइन निगरानी भी रखता है। उसके अलावा 20 नंबर पर योजना है अपनी प्री स्कूल शिक्षा, यानी स्कूल जाने से पहले क्या शिक्षा है, तो बड़े भारत कार्यक्रम के रूप में दी जाती है, और ये कक्षा 1 से 2 के लिए। और इसमें क्या किया जाता है, तो पठन और लेखन से संबंधित अभ्यास करवाया जाता है, या पठन और लेखन से संबंधित ज्ञान का वर्धन हो सके, उसके लिए ये योजना चलाई गई है प्री स्कूल शिक्षा। उसके बाद में अपन देखते हैं एक योजना है रंगोत्सव। ये क्या है, तो विद्यार्थियों को विभिन्न संस्कृतियों का अनुभव, जैसे अलग अलग स्टेट से जो विद्यार्थी है उनकी अलग अलग संस्कृति हैं, तो वो आपस में एक दूसरे को सीख सके, इसलिए टूर भी आते हैं। बहुत से विद्यार्थियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में घूमने के लिए भेजा जाता है, तो ये उसी रंगोत्सव योजना है, इसी का परिणाम है। कला व संस्कृति की गतिविधियां होती है, और ये किस योजना के तहत है, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, यानी एक दूसरे से मिलेंगे तो उनकी संस्कृतियों के बारे में जानेंगे। उसके अलावा जैसे है कि उज्जियारी पंचायत, मैंने आपको पहले भी बताया था कि उज्जियारी पंचायत कौन सी होती है, कि कोई भी बच्चा है, जैसे बच्चा कौन सा होगा, एज ग्रुप है 6 से 18 वर्ष, शिक्षा से वंचित नहीं होगा, तो ऐसी पंचायत को उज्जियारी पंचायत घोषित कर दिया जाएगा, और कलेक्टर द्वारा उसे उस पंचायत को या उस विद्यालय को वहाँ उज्जियारी का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। तो ये उज्जियारी पंचायत का मॉडल था। उसके अलावा निष्पादन ग्रेडिंग इंडेक्स है, और ये 70 संकेतकों के आधार पर जारी की जाती है, कौन सी, निष्पादन ग्रेडिंग इंडेक्स। उसके बाद में अपन जैसे आगे देखते हैं इसके अंतर्गत कि समग्र शिक्षा अभियान 2.0, मैंने आपको बताया था कि जो समग्र शिक्षा अभियान था वो उसकी अवधि खत्म हो गई है, और वर्तमान में कौन सा चल रहा है, तो समग्र शिक्षा अभियान 2.0। इसकी घोषणा कब होती है, तो 4 अगस्त 2021 को इसकी घोषणा होती है, और इसकी अवधि क्या है, तो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक। अब आप बोलोगे सर इसकी घोषणा अगर 4 अगस्त 2021 को होती है तो ये लागू या अवधि कैसे इसकी 1 अप्रैल से हो गई, तो कुछ योजनाएं ऐसी होती है सरकार की कि उनकी अगर घोषणा लेट होती है लेकिन वो बैक डेट से लागू की जाती है उनको। तो इस योजना को लागू बैक डेट से किया गया है, क्योंकि वो 31 मार्च को खत्म हो रही थी समग्र शिक्षा अभियान,
तो ये अभियान 2.0 है, ये 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक के लिए। इसका उद्देश्य क्या है, तो शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना, सेम का सेम ये उद्देश्य उसी का था। उसके अलावा जैसे NEP 2020 है या SDG है, यानी सतत विकास लक्ष्य के स्वरूप है, इनको लागू करना या और ज़्यादा इनको बढ़ावा देना, ये समग्र शिक्षा अभियान 2.0 का मुख्य उद्देश्य है। तो इसको आप ध्यान से याद रखना। उसके अलावा बाल वाटिका कार्यक्रम है, स्मार्ट कक्षा है या टीचर एजुकेशन है, इन सब पे बल देना इसका मुख्य कार्यक्रम था या मुख्य इसका ध्येय था। ये समग्र शिक्षा अभियान 2.0 है और इसके अंतर्गत ही जो बाकी जो भी योजना थी, अपने अभी 20-21 योजनाएं पड़ी है, वो सारी की सारी इसके अंतर्गत अब वो चल रहे हैं समग्र शिक्षा अभियान 2.0। हमें इससे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि एक तो ये पूछ सकते हैं इसकी घोषणा कब होती है, तो 4 अगस्त 2021, अवधि क्या है, तो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026, और इसका उद्देश्य क्या है, तो ये उद्देश्य तो दोनों का कॉमन है तो नहीं पूछेंगे, NEP 2020 और SDG वाला पूछ सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। इसके बाद में अपन इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है PYQ वो करते हैं ताकि हमें पता लगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन देखते हैं, 15 क्वेश्चन है, इससे पहले 14 क्वेश्चन थे वो हमने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत देख लिए हैं, और ये आगे की क्वेश्चन है वो समग्र शिक्षा से संबंधित है, तो ये इसमें देखेंगे। एक क्वेश्चन ये माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है, तो ये भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से एक का उद्देश्य विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश के सार्वभौमिकरण तथा गुणवत्ता सुधार का है। तो इसके अंतर्गत किसका है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का। 16वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य नहीं है। तो लक्ष्यों के बारे में अपन ने देखा है, पहला है कि प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना, नहीं ये तो नहीं है, तो नहीं है पूछा यही होगा। उसके अलावा कि विद्यालय शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक, सही बात है। व्यवसायिक शिक्षा भी सही है। विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेशन, ये भी सही है। 17वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में समग्र शिक्षा अभियान समस्या के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर कितनी समितियों का गठन किया गया है। तो कितनी समितियों का गठन किया गया है, 2 समितियों का गठन किया गया है। जो शासीय परिषद थी हमने पढ़ा था, और उसके अलावा कार्यकारी जो समिति थी, तो 2 समितियों का गठन किया गया, हमने पीछे देखा ही है। उसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं अपन कि समग्र शिक्षा के संचालन हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद यानी RCSCE का गठन किया गया, जिसका पंजीयन को करवाया गया। तो हमने अभी देखा था, मैंने आपको बताया भी था, तो कब करवाया गया, 3 सितंबर 2020 को इसका पंजीयन करवाया जाता है। उसके अलावा समग्र शिक्षा अभियान के उद्देश्यों में शामिल है, तो क्या शामिल है इसके अंतर्गत, उद्देश्यों के अंतर्गत, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रावधान करना, सही बात है। विद्यालयों में सोशल और जेंडर गैप को कम करना, यह भी शामिल है, और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, यानी उपयुक्त सभी। 20वां क्वेश्चन है समग्र शिक्षा अभियान समसा 2.0 का आरंभ कब होता है। तो इसके बारे में तो अपन ने अभी देखा था, तो इसका आरंभ कब होता है, 4 अगस्त 2021 को, और ये शुरुआत यानी अवधि के अगर पूछ ले तो हमें ध्यान में रखना है 1 अप्रैल 2021 से इसकी। उसके अलावा समग्र शिक्षा अभियान कब से प्रारंभ किया गया है, तो समग्र शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया गया था, तो वर्ष 2018-19 यानी सत्र 2018-19 में किया गया था। 22वां क्वेश्चन है कि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अंतर्गत चल रहे समग्र शिक्षा अभियान की गवर्निंग काउंसिल में किस विश्वविद्यालय के कुलपति को सदस्य बनाया गया है। तो किसको बनाया गया है, इंदिरा गांधी, नहीं। शैक्षिक योजना एवं प्रशासन राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली, हाँ, इसको क्या बनाया गया है, इसके अंदर गवर्निंग जो काउंसलिंग है उसके कुलपति को सदस्य बनाया गया है। उसके बाद में आगे क्वेश्चन अपन देखते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किसके तहत शुरू की गई है। ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड है, हमने पहले ही देखा था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, उसके अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो पिछले कक्षा में हमने पढ़ा भी था इसका। उसके अलावा है कि समग्र शिक्षा अभियान का उद्देश्य नहीं है कि व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, खेल और शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना, उसके अलावा शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण को सुदृढ़ करना, जेंडर गैप को बढ़ाना, नहीं ये तो किसी भी शिक्षा का नहीं हो सकता, तो ये तो गलत होगा। उसके बाद में कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत हुआ कौन सा कार्यक्रम है जो कक्षा 1 व 2 में बच्चों का नामांकन व ठहराव सुनिश्चित करने तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए चलाया गया है। तो ऐसा कौन सा कार्यक्रम है, लहर, और अभी वर्तमान में ये किस नाम से जाना जाता है, तो ABL यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पहले का, तो इसलिए कौन सा हो गया, लहर, क्योंकि पहले पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। उसके अलावा अपन आगे के क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि समग्र शिक्षा के केंद्र प्रायोजित योजना तक स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है। तो कौन सा कार्यक्रम है, प्री स्कूल से लेकर 12वीं कक्षा के लिए है ये समग्र शिक्षा वाला। उसके अलावा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल, जिसके तहत कोरोना देशव्यापी महामारी के दौरान और उसके पश्चात भी मानसिक स्वास्थ्य और भावात्मक कल्याण के लिए छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करता है। तो कौन प्रदान करता है, मनोदर्पण। ये हमने नहीं पढ़ा था, ये अलग से क्वेश्चन आया है। उसके अलावा
समग्र शिक्षा अभियान समसा के एकीकृत रूप में सम्मिलित है, तो इसके अंतर्गत क्या सम्मिलित है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी रमसा भी है, समसा भी है और टीचर एजुकेशन भी है, तो उपयुक्त सभी हमने देखा भी था। लास्ट क्वेश्चन आज का कि समग्र शिक्षा अभियान 2.0 को तक क्रियान्वित किया जाएगा, यानी इसकी अवधि है वो क्या है? तो हमने देखा था 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026, तो कहाँ दे रखा है? ऑप्शन बी के अंतर्गत। ये हमने जो अपना समग्र शिक्षा अभियान यानी समसा था उसके बारे में अध्ययन किया। आई होप आपके लिए ये क्लास उपयोगी साबित होगी, आप सबको पसंद भी आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक करना, कमेंट करके आप फीडबैक दे सकते हो ताकि मैं और अच्छा करने का प्रयास करूं। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ज़रूर कर लेना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपको भी मेरी क्लास से उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।